मेरा परिवार 2 कमरों के किराए वाले घर में रहता था। यह कहानी आज से लगभग 40 साल पुरानी है। मैं तब 10 वर्ष की रही होंगी। दोनों कमरे के बगल में एक छोटी सी रसोई थी जिसमें मेरी माँ अक्सर खाना बनाते हुए नजर आती। बाथरूम के लिए बाहर से 50 मीटर दूर जाना पड़ता। हमारा घर हमेशा ही मेहमानों से खचाखच भरा रहता। लोग जब भी अपने काम से शहर आते तो रिश्तेदारों के घर ही ठहरते। काम चाहे मरीजों को अस्पताल में दिखाने का होता, शादी की खरीदारी या फिर घूमना फिरना। अब तो हर घर से कोई ना कोई शहर में रहता है, पर उस समय लोग गांव से शहर पलायन करना बुरा मानते। हम लोग भी दादा दादी के ना चाहने पर भी शहर में रह रहे थे। पिताजी की शहर में नौकरी लग गई थी। पिताजी को लगा था कि बच्चों को शहर में वे अच्छी शिक्षा प्रदान करेंगे। एक कमरे में मेरा परिवार सोता तो दूसरे कमरे में मेहमानों का कब्जा रहता। उस दिन भी कुछ ऐसा ही हुआ कि मेरे पिताजी के दूर के रिश्तेदार कांगड़ा शहर में बड़े अस्पताल होने की वजह से अपनी बीमारी का इलाज करवाने आए थे। कांगड़ा में उनके रहने का कोई ठिकाना ना था। मरीज का नाम मोतीलाल जी था। मोतीलाल जी मेरी माँ को भाभी जी कहते और पिताजी को भाई जी। मेरे माँ बाप के साथ मोतीलाल जी और उनकी पत्नी का लगाव अच्छा दिखाई मालूम पड़ता था। मोतीलाल जी ने सोचा था कि 2-3 दिन अस्पताल में अपना इलाज करवाकर अपने घर लौट जाएंगे। मोतीलाल जी फौज में बतौर सिपाही काम करते थे। वे खूब लंबे और हट्टे कट्टे दिखाई पड़ते। उनकी पत्नी भी गोरा रंग, चौड़ा मुंह और नाटे कद की महिला थी। दोनों स्वभाव के बहुत अच्छे थे। उनकी पत्नी तो मेरी माँ की रसोई में भी मदद करती। आजकल हम 4 से 6 लोग हो गए थे। मेरी माँ घर का सारा काम खुद ही करती। मोतीलाल जी की पत्नी के आने से माँ का काम भी काफी हल्का हो गया था। आज मोतीलाल जी और उनकी पत्नी का हमारे घर में तीसरा दिन था। उन्होंने सुबह ही अपने बैग तैयार करके रखे थे कि आते ही अपना सामान उठाकर अपने घर चले जाएंगे। हम अभी स्कूल से 2 बजे के करीब लौटे ही थे कि हमारा सामना फिर से घर में मोतीलाल जी और उनकी पत्नी से हुआ। हम जब भी मेहमान आते खुश भी रहते तो दुखी भी। खुश इसलिए कि मेहमानों के आने से हमें पढ़ाई करने को कोई ना बोलता और हम भी मेहमानों के साथ खूब गप्पे लड़ाते और खूब मौज मस्ती करते। दुखी इसलिए होते कि मेहमानों के आने से हमें एक डबल बेड पर 3 लोगों को सोना पड़ता और उसी कमरे में जो सिंगल बेड होता उस पर हम 2 भाई बहन सोते। कभी कभी अगर पेपर का वक्त होता तो हम शोर में पढ़ नहीं पाते। हमें ऐसे माहौल की आदत सी पड़ गई थी। मेहमान अगर अधिक दिन के लिए रहते तो मुझे पता नहीं उन लोगों से लगाव सा हो जाता। उन्हें घर में न पाकर मेरा दिल बैठ सा जाता। थोड़े दिन में मैं उन्हें भूल भी जाती। आज मोतीलाल जी अपना सामान बांधे हुए खड़े थे। वे कह रहे थे कि वे अस्पताल से रिपोर्ट मिलने पर आज ही घर निकल जाएंगे। जब हम स्कूल से आए तो दोनों को सामने पाकर थोड़ा हैरान ही थे। शायद उनकी रिपोर्ट अभी तक आ चुकी थी। मैं उनको अपने घर में पाकर खुश भी थी क्योंकि मुझे मोतीलाल जी की पत्नी का मेरी माँ की सहायता करना अच्छा लगता था। इस बार यह फर्क था कि रिपोर्ट आने के बाद वो जो चमकते हुए चेहरे थे जो 2 दिन पहले नजर आ रहे थे वे मुरझा से गए थे। मेरी नजर मेहमानों के कमरे में बेड पर पड़ी तो देखा कि मोतीलाल जी की पत्नी रो रही थी और मेडिकल रिपोर्ट्स बिखरी पड़ी थी। मोतीलाल जी अपनी पत्नी के आंसू पोंछ रहे थे। मुझे लगा शायद उनकी पत्नी को कुछ बीमारी है, पर ये लोग तो मोतीलाल जी को दिखाने आए थे। मेरी माँ भी उनके कमरे में गई और मोतीलाल जी की पत्नी को गले लगाकर चुप कराने लगी। माँ बोल रही थी कि वे दोनों जितने मर्जी दिन के लिए हमारे घर में रह सकते हैं। मैंने अपनी माँ को कभी भी मेहमानों के लिए मुंह बनाते हुए ना देखा था। वह पूरी तरह से मेहमानों की देखरेख करती। अगर कभी कोई मरीज अस्पताल में भर्ती हो जाता तब भी कई दिनों तक अपने घर से ताज़ा खाना ले जाती। मुझे अब भी समझ नहीं आ रहा था कि हुआ क्या था। माँ अकेले में मुझे कुछ बता भी ना पाती क्योंकि हमारा घर अलग से बात करने के लिए बहुत छोटा था। माँ ने अतिथि के मना करने पर भी हमारे साथ उनको नाश्ता परोसा था। हम भाई बहन को तो स्कूल से आकर खूब भूख लगी थी, इसलिए हमने भरपेट खाना खाया था। पर मोतीलाल जी और उनकी पत्नी के गले के नीचे तो एक नवाला उतरता हुआ भी मुश्किल प्रतीत हो रहा था।
मोतीलाल जी की पत्नी की आंखें रो रो कर सूज गई थी। मेरी माँ ने शाम को उन दोनों को थोड़ी देर के लिए बाहर टहलने भेज दिया था। शाम के 7 बजने को आए थे। गर्मी का महीना था, इसलिए बाहर अभी भी थोड़ा उजाला था। मेरे पिताजी आज दफ्तर से थोड़ी लेट हो गए थे। जैसे ही पिताजी घर पहुंचे और अभी अपने जूते दरवाजे पर खोलकर अलमारी में रख ही रहे थे कि मेरी माँ की आंखों से भी आंसू टपकने लगे। मेरी माँ शायद मोतीलाल जी के सामने इसलिए ना रोई थी कि माँ के रोने से शायद वे दोनों भी टूट जाते। पिताजी को लगा था कि शायद घर में कुछ हुआ है। वे एकदम से बोले, सब ठीक तो है ना? माँ के आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। मैं बोली, आपको पता है कि मोती को कैंसर है। माँ और पिताजी मोतीलाल जी को मोती के नाम से बुलाते थे। मोतीलाल जी पिताजी से कम 10 साल छोटे थे। मेरे पिताजी 37 साल के करीबन रहे होंगे, पर मोतीलाल जी सिर्फ 26 या 27 साल के। उनकी पत्नी उनसे 4 साल छोटी थी। पापा का मुंह खुला का खुला ही रह गया। वे एकदम से बोले, इतनी छोटी सी उम्र में कैंसर कैसे हो सकता है? मोतीलाल जी बड़े दिनों से पेट में दर्द की शिकायत कर रहे थे। वे मांस मछली खूब खाते, पर शराब पीने की आदत उनमें ना थी। फिर क्या कारण रहा होगा कि उनको आंत का कैंसर था। पिताजी भी सारा काम छोड़कर थोड़ी देर बिस्तर पर बैठ गए। वे बहुत उदास लग रहे थे। आधा घंटा पिताजी को घर आए हो चुका था कि मोतीलाल जी और उनकी पत्नी भी हमारे चौखट तक आ पहुंचे थे। पिताजी भी खामोश थे और मोतीलाल जी भी। औरत अपना दुख रोकर हल्का कर देती है, पर आदमी दुख को अंदर ही अंदर समेटता रहता है। मोतीलाल जी पिताजी को देखते ही उनके गले लगे और दयनीय आवाज में बोले कि मैं मर रहा हूँ। मैं छोटी थी, जितना मेरे सामने घटा मैं आपको वही बयां कर सकती हूँ। मैं सोचती हूँ कि उनको कैंसर शब्द सुनकर कैसा लगा होगा, जिसे आज भी काफ़ी हद तक लाइलाज रोग माना जाता है। तब तो शायद इसे और भी खतरनाक बीमारी मानते होंगे। पिताजी ने उनको आश्वासन दिया कि सब ठीक हो जाएगा। वे करीबन 15 दिन और हमारे घर में रहे। इनकी स्थिति दिन प्रतिदिन बिगड़ती ही जा रही थी। उनको शायद बीमारी का पता लगने की वजह से उन्होंने अपनी हिम्मत छोड़ दी थी। उनका इलाज अब शुरू हो गया था। इलाज शुरू होने से अब वो कमज़ोर लगने लगे थे। उनकी दवाइयाँ इतनी स्ट्रांग थी कि कभी वे उल्टियाँ करते नजर आते तो कभी घंटों शौचालय में बैठे रहते। उनकी पत्नी भी उनकी खूब सेवा कर रही थी। मोतीलाल जी और उनकी पत्नी की 3 साल की बेटी थी, जिसे वे अपने दादा दादी के पास छोड़ गए थे। मोतीलाल जी की लाडली बेटी और माँ बाप को इस बीमारी का पता ना था। उन दिनों टेलीफोन भी बहुत कम घरों में लगे थे, इसलिए उन्हें बताता भी कौन। मोतीलाल जी शाम के समय जब हमारे साथ बैठे थे तो सिर्फ अपनी बेटी को याद करते, बार बार बोलते कि वो अनाथ हो जाएगी। मैं 10 साल की आयु में वो सब कुछ समझ पा रही थी, जिसे इतने सालों बाद मैं अपने पन्नों पर उतार पा रही हूँ। मोतीलाल जी की तबीयत ठीक होने के बजाय दिन प्रतिदिन खराब होती नजर आ रही थी। मैं अंदर के कमरे में अपना स्कूल का काम कर रही थी। मेरा छोटा भाई सूरी स्कूल से आकर सो रहा था और मेरी बड़ी बहन माँ के साथ बाजार सब्जी लेने गई थी। मोतीलाल जी के साथ सिर्फ उनकी पत्नी थी। अचानक से मुझे कुछ गिरने की आवाज़ आई। मुझे लगा शायद मोतीलाल जी की पत्नी के हाथ से कुछ गिर गया होगा और वह उसकी आवाज़ थी। मैंने आवाज़ को अनसुना कर दिया। अचानक से मुझे लगा जैसे कोई सहायता के लिए पुकार रहा था, पर वह आवाज़ बहुत धीमी थी। मैं इस बार मेहमान वाले कमरे में चली गई थी। देखकर हैरान हुई कि मोतीलाल जी के हाथ से पानी का गिलास गिरकर कहीं दूर पड़ा था और मोतीलाल जी पीठ के बल गिरे हुए थे और उठने की कोशिश कर रहे थे। उनके शरीर में इतनी ताकत न बची थी कि वे खुद से उठ पाते। वे हिलने डुलने की बहुत कोशिश कर रहे थे। धीमी आवाज़ में रिया नाम सुनाई दे रहा था, जो उनकी पत्नी का नाम था। मैं दौड़कर उनके पास गई और मैंने उनको उठाने की पूरी कोशिश की। मैं बहुत छोटी थी, इसलिए समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या करूं। मैंने मोतीलाल जी को उनके हाल पर छोड़ दिया और सामने वाले घर में मदद के लिए आवाज़ें लगाने लगी। मैं ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें लगाती हुई कांप रही थी। अचानक से पता नहीं कहाँ से मोतीलाल जी की पत्नी भी पहुँच गई। मुझे मोतीलाल जी की पत्नी पर बहुत गुस्सा आ रहा था कि वो उनको अकेले छोड़कर कहाँ चली गई थी। अब तक पड़ोस से सहायता के लिए और लोग भी आ गए थे।
सबने मिलकर मोतीलाल जी को उठाकर बिस्तर पर लिटा दिया था। यह दिन मेरे उनसे मुलाकात का आखिरी दिन था। रात को उनकी तबीयत बहुत बिगड़ी और रात को ही उनको हॉस्पिटल शिफ्ट कर दिया गया। मैं गहरी नींद में सोई हुई थी, इसलिए मुझे रात पर क्या हुआ पता ही नहीं चला। सुबह मैं जब 6 बजे सोकर उठी तो मेहमान वाले बिस्तरा और साथ में ज़मीन पर उनकी पत्नी का बिस्तरा जिस पर वह सोती थी खाली पड़े थे। घर पर पिताजी भी गायब थे। मेरी माँ रसोई में हम सबका नाश्ता बना रही थी। मैं माँ के पास गई और बोली कि मोतीलाल जी, उनकी पत्नी और पिताजी कहाँ हैं। माँ के बताने पर पता चला कि रात को ही मोतीलाल जी की तबीयत बिगड़ने पर अस्पताल में एडमिट कराना पड़ा। पिताजी ने भी आज दफ्तर से छुट्टी ले ली थी। मेरा मन भी बहुत उदास हो रहा था, पर अच्छा हुआ स्कूल में मैं अपनी सहेलियों के साथ सब कुछ भूल गई। कभी सोचती हूँ कि जब मेरी बेटी मेरे उम्र की थी, यानी कि 10 साल, मेरे मन में कभी नहीं आया कि वह भी गहरा सोच सकती है, जैसे मैं भी भावुक हो जाती थी। मुझे कभी भी उसके लिए ऐसा नहीं लगा। मुझे वह आज भी छोटी ही लगती है, पर भावनाएं सब में होती हैं, चाहे वे कितनी छोटी ही क्यों ना हो। स्कूल से जब मैं आज 2:30 पर घर पहुंची तो रास्ते भर मोतीलाल जी के बारे में सोचती रही। घर आकर तो घर काटने को दौड़ रहा था। मेरा मन हुआ कि मैं जोर जोर से रोऊं। मुझे मोतीलाल जी और उनकी पत्नी की आदत सी पड़ गई थी। अब मैं सिर्फ अपनी मम्मी से दोनों पति पत्नी की बातें ही सुन पाती। हर दिन मोतीलाल जी की सेहत बिगड़ते हुए ही कानों में सुनाई पड़ता। मेरी माँ हमें स्कूल भेजकर हर दिन मोतीलाल जी से मिलने हॉस्पिटल जाती और मोतीलाल जी की पसंद का सूप और खाना बनाती, पर मोतीलाल जी को खाने का स्वाद आना भी अब बंद हो गया था। मैं माँ से ही सुनती कि अब मोतीलाल जी अपनी बिटिया से मिलने की जिद कर रहे हैं। उनके घर से उनके बाकी रिश्तेदार भी मदद के लिए आ गए थे। दूसरा कमरा अब भी मोतीलाल जी के रिश्तेदारों से भरा रहता और अब तो ज़मीन पर भी बिस्तरे लगने शुरू हो गए थे। कोने में हमेशा बिस्तरों का एक ढेर मिलता। एक दिन रात को मैं पापा मम्मी के साथ एक बिस्तर पर लेटी हुई थी। मुझे अपनी माँ के साथ सोना बहुत अच्छा लगता था, इसलिए अक्सर मेरे भाई बहन इकट्ठे सोते और मैं मौका पाकर पिताजी और माता के साथ सो जाती। मेरी माँ को लग रहा था कि मैं गहरी नींद में हूँ। आज पिताजी अस्पताल से देरी से आए थे और उनके आने की भनक भी मुझे लग गई थी। माँ पिताजी इकट्ठे ही खाना खाते। रसोई में बर्तनों की टनटनाहट की वजह से मेरी नींद पूरी तरह से खुल गई थी। मेरी माँ पिताजी से पूछ रही थी कि क्या मोती जी ने आज अपनी पत्नी से बात की। मुझे लगा शायद कोई छोटा मोटा झगड़ा होगा, पर कारण सुनकर मेरे तो होश उड़ गए। कारण कुछ इस तरह से था। अस्पताल में एक दिन मोतीलाल जी की पत्नी को उल्टियाँ लगी। उन्हें कुछ भी हजम नहीं हो पा रहा था। जब दवाई खाने से भी आराम नहीं आया तो उन्हें भी किसी डॉक्टर के पास भेज दिया गया। वह डॉक्टर वही था जो मोतीलाल जी का इलाज कर रहा था। पता चला कि वो दोबारा माँ बनने वाली थी। डॉक्टर जानते थे कि वो मोतीलाल जी की पत्नी है। डॉक्टर मोतीलाल जी के पास गए और उनको गुस्सा करने लगे कि मोतीलाल जी ने उनकी पत्नी के कोख में पल रहे बच्चे को भी खतरे में डाल दिया था। मोतीलाल जी ने डॉक्टर को बताया था कि वह कोख में पल रहा बच्चा उनका नहीं था, इसलिए उसने अपनी पत्नी की जिंदगी बर्बाद नहीं की थी। मैं माँ पिताजी की बातें सुनकर बहुत दुखी थी। मोतीलाल जी की पत्नी ने अंत में यह कबूल भी किया था कि उसके पेट के अंदर पल रहा बच्चा मोतीलाल जी के छोटे भाई का था। मोतीलाल जी ने मरते दम तक अपनी पत्नी से बात नहीं की, पर अपनी पत्नी की बेवफाई अपने साथ जरूर ले गए। कहते हैं जिस बेटी को देखने की रट मोती जी ने लगा रखी थी, मरते हुए वे उससे भी नहीं मिले। उन्हें लग रहा था कि पता नहीं वह भी उनकी अपनी बेटी थी या नहीं। माँ ने बताया था कि यह सच मोती ने सिर्फ डॉक्टर और मेरी माँ को बताया था। बाकी के लिए तो आज भी यह पहेली बनी हुई है कि मोती ने अपनी बच्ची से मिलने से क्यों मना कर दिया था। 2 साल बाद मोती की पत्नी ने मोती के छोटे भाई के साथ शादी कर ली। लोगों को सिर्फ यह पता था कि मोती के छोटे भाई ने अपने भाई के बच्चों और बीवी को अपना लिया है, पर सच्चाई तो कुछ और ही थी। मुझे तो समझ नहीं आया कि इस बेवफाई में अपराधी कौन था।
मोती जी की पत्नी या फिर मोती जी का भाई। आज सिर्फ इतना ही। फिर मिलते हैं एक नई सच्ची कहानी के साथ। नमस्कार।